स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। इसके पहले हम लोग 23 दिसंबर 2021 के CDP के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए 15 क्वेश्चंस को आइए आज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? यानी कि किस बच्चे के अंदर प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन पाया जाता है? आत्म केंद्रीकरण वाले, बाह्य अभिप्रेरणा वाले, सृजनात्मकता वाले या कार्यात्मक अटलता। तो यह किसका गुण है? तो यह सृजनात्मकता का गुण है। एक सृजनशील बालक के अंतर्गत प्रवाह, फ्लुएंसी, विस्तारीकरण और लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो यह किसका लक्षण है? सृजनात्मकता का। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? पहला है मानकीकृत पाठ्यक्रम, दूसरा आधारभूत अभिगम्यता, तीसरा अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण या चौथा है विशेष स्कूल में स्थापना। तो शारीरिक चुनौती का जो अनुभव करता है ऐसे शिक्षार्थी के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो आधारभूत अभिगम्यता की जरूरत होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पठन वैकल्य को ही इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। और यह क्या होता है? यह पठन संबंधी विकार होता है। जिस बच्चे को यह रोग होता है वह उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे अगर सा लिखा है तो वह उसे वाज पढ़ेगा, यानी कि उल्टे क्रम में पढ़ता है, ठीक है। तो उसे किस वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम या बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं। तो पठन वैकल्य आपका अधिगम विकारों का बहुक्रम होता है। यह एक अधिगम संबंधी विकार होता है और इसमें क्या होता है? बच्चा को पढ़ने में कठिनाई होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? जहां पर भी नहीं लगा हो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से 3 तो सही हैं किंतु एक नहीं सही है। यानी कि कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है उसे जानना है। पहला है समता, दूसरा पृथकीकरण और नामीकरण, तीसरा विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, चौथा है आपका व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो एक समावेशी कक्षा में व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाया जाता है, यानी कि बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर उन्हें शिक्षा दी जाती है और सभी बच्चों का समावेश किया जाता है उस क्लास में। चाहे उसे बच्चे को कम सुनाई देता हो, चाहे कम दिखाई देता हो, चाहे वह उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, सबको एक ही रूम में बैठाकर शिक्षा दी जाती है। दूसरा है विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूल। जी हाँ, उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी ध्यान रखा जाता है, किंतु बच्चे का पृथकीकरण यानी कि उन्हें अलग थलग नहीं किया जाता है कि नहीं तुम्हें कम दिखाई देता है तो तुम सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठकर पढ़ सकते हैं, तुम्हें अलग जाकर बैठना है। तो यही आपका ऑप्शन गलत है। बाकी समता का तो ध्यान रखा जाता है समावेशी शिक्षा में। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक कथन दिया हुआ है और नीचे उसका रीजन, तर्क, कारण दिया हुआ है, ठीक है। कथन है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तो सही बात भी है कि अगर कोई बच्चा है कुम्हार के घर का तो क्या होता है, उसे संख्या की तो जानकारी नहीं हो पाती, किंतु वो बचपन से जो कार्य करता है कुम्हार वाला तो उसे द्रव्यमान का ज्ञान पहले हो जाता है। तर्क दिया है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही बात है, अधिगम क्या होता है? समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भी होता है और यह लेव वाइगोस्की ऐसा कहते भी हैं। इसी पर उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ भी है। यानी कि हमारा कथन भी सही है और उस पर जो तर्क दिया गया है वो भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन है कि जब छात्र एक व्यवहार को, किसी भी व्यवहार को अपने ऑब्जर्वेशन अवलोकन द्वारा सीखता है
तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसका सबसे पहला चरण क्या होता है? पहला है प्रतिमान की क्रियाओं को याद रखना, दूसरा प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, या चौथा प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। तो इसका सही जवाब है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे पहले बच्चा अपने ध्यान को केंद्रित करेगा, अटेंशन करेगा, ध्यान देगा, ध्यान लगाएगा, तभी वह सीख पाएगा, अवलोकन कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिगमकर्ता उन्हें कहते हैं कि जो बच्चा सीख रहा है, अगर वह सीखने में कोई गलती कर रहा है तो उसे जो अध्यापिका पढ़ा रही है उसे समझती है और किस प्रकार उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती हैं। दूसरा है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती हैं। तीसरा है वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती हैं। चौथा है वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती हैं। तो बच्चों को श्रेणीबद्ध नहीं करना है और ना ही उनकी अभिभावकों से शिकायत करनी है और ना ही बच्चों का वर्गीकरण करना है कि जो बच्चे तेज हैं उन्हें एक वर्ग में रख दिया जाए, जो कमज़ोर हैं उन्हें अलग वर्ग में रख दिया जाए। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2। आप इस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही उत्तर की पहचान कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखकर भी पता चल जा रहा है कि जो अधिगम करता है वो जब त्रुटि कर रहा है तो इससे शिक्षक अध्यापिका को यह समझने में मदद मिल रही है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ पर वह सोचने समझने में गलती कर रहा है। इससे उसकी सोच की पता चलता है, उसके सोच के बारे में पता लगता है अध्यापिका को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान होना चाहिए। अधिगम कैसा होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो अधिगम है वह प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बच्चे एक्टिव होने चाहिए, वह एक अन्वेषक के रूप में, खोजकर्ता के रूप में ज्ञान का सृजन करे, ज्ञान का निर्माण करे। तो कैसा होना चाहिए? आपका प्रयोगात्मक होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें अंदर से क्या होता है, थोड़ा डर होता है, महसूस करता है, तो जिसे दूर करने के वो क्या करते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं। तो तन्वी भी एक बच्ची है जो कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले क्या करती है, गहरे लंबे सांसें भरती है। तो दुश्चिंता से निपटने के लिए वह रिक्त स्थान तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। किस टेक्निक का यूज कर रही है? पहला है समस्या समाधान, दूसरा भाव नियमन, तीसरा परिहार्यता या चौथा खंडन। तो वह अपने भाव का नियमन कर रही है और वह अपने एक्सप्रेशन को क्या कर रही है, अपने इमोशन पर कंट्रोल कर रही है, अपने भाव को नियंत्रण कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। तो रोहिणी एक, यानी कि जिस टाइम कोविड-19 महामारी लगा हुआ था, चारों तरफ तालाबंदी था, ठीक है, बच्चे अपने घर पर ही थे, तो रोहिणी क्या करती थी, वह अपने बड़ी बहन, अपनी दीदी के पास कुछ कहानी की पुस्तकें रखी हुई थी उसके दीदी के पास, जिसे वह लेकर खुद ही पढ़ना पसंद करती थी, उसे अच्छा लगता था पढ़ना। तो रोहिणी क्या करती है, एक प्रतियोगात्मक अधिगम करता है। क्या वह किसी को कंपटीशन देने के लिए पढ़ाई कर रही है या सीख रही है? जी नहीं, स्व प्रेरित अधिगम करता है। हाँ सही बात है, वह खुद ही अंदर से क्या है, मोटिवेटेड है, कहानियों के बारे में पढ़ने में वह रुचि ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है, उसे पसंद कर रही है। तो वह क्या है, स्व प्रेरित अधिगम करता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? यानी कि एक बच्चा है जिसके मन में एक भ्रम हो गया है कि हाँ चंदा मामा हमारे साथ साथ चलते हैं, वह यहाँ पर है तब भी उसे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। वह कल को अपने मामा के घर गया तो वहाँ पर भी देख रहा है कि नहीं चंद्रमा दिखाई दे रहा है, उसे लग रहा है कि जो चंद्रमा है उसके साथ साथ चल रहा है। तो यह क्या है, किस चीज़ को दर्शा रहा है? पहला अधिगम अक्षमता को,
या किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार या निराधार दावे या फिर स्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। तो यह किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार को दर्शा रहा है। जो बच्चे के मन में कॉन्सेप्ट बन गया, जो भ्रांति बन गई है, वह उसी के बारे में केवल सोच रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। यानी कि प्राथमिक स्तर की कक्षा के लिए कौन सा सबसे प्रभावी योजना है। पहला है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, सही बात है। दूसरा है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, जी नहीं, अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर नहीं बल्कि मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना है। आपको पहले बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान देना है जो उन्हें दिखाई देता हो, जो जिसे वो टच कर सके, जिसे फील कर सके। उसके बाद अब अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की ओर बढ़ेंगे, अमूर्त चीज़ों की ओर बढ़ेंगे, न कि अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर। विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, हाँ, विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके आप उन्हें किसी चीज़ को समझाएंगे। कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल, हाँ, बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए आप कहानियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा जिसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि कैसी होगी। तो जो हमारा एनसीएफ है वह भी कहता है कि रोट मेमोराइजेशन पर बल नहीं देना है। तो यह तो पहले ही पता चल जा रहा है कि यह एक प्रभावकारी विधि नहीं है। तो यह अत्यधिक प्रभावकारी है, जी नहीं, यह इसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि ये प्रभावकारी विधि है ही नहीं। प्रभावकारी है नहीं, प्रभावकारी नहीं है, सही बात है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है, सही बात है। आइए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। पहला कलन विधि, दूसरा अन्वेषण, तीसरा बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव, चौथा है प्रकार्यात्मक आबद्धता। तो इसमें आपका प्रभावशाली विधि में कलन विधि आ जाएगा, अन्वेषण आ जाएगा, किंतु बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव यानी कि आप अपनी गलतियों को सुधार भी नहीं रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं, केवल रटे जा रहे हैं। तो यह कोई प्रभावशाली विधि नहीं है समस्या समाधान के लिए, इससे आपका समस्या का समाधान होगा ही नहीं। प्रकारात्मक आबद्धता, यह तो समस्या में उल्टा समाधान पैदा करेगा, न कि समस्या को सॉल्व करेगा। तो आपका पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। रटना, विचारावेश, स्कीमा सक्रियता, संकल्पना मानचित्रण। तो विचारावेश उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, स्कीमा सक्रियता भी करता है, संकल्पना मानचित्रण भी करता है, किंतु रटना किसी भी प्रकार से बच्चों के क्रियाकलाप में सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।